एनआरसी के खिलाफ खाना ले लिया, नागरिकता कानून के खिलाफ ले लिया, खाना ले लिया, खाना वगैरह एक जबरदस्त गुस्सा और गम का इजहार करते हुए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ले लीजिए। वो चाहे हैदराबाद हो, साइड हो जाएगा बस, वो पटना हो, वो गुवाहाटी हो, वो बंबई की चौपाटी हो, चाहे रांची हो, हर जगह लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक, जयपुर से लेकर उदयपुर तक, अहमदाबाद से लेकर के भोपाल तक लोग सड़कों पर उतरे हुए। क्यों उतरे? आजादी के बाद ये जो पिछले 11 साल 70 साल के दौर में जो 11 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी और उसके हामियों की आई है, उन्होंने देश में एक तरीके का अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। आए थे कहने के लिए कि हमें वोट दे दीजिए, 100 दिन में काला धन दुनिया भर से बटोर कर ले आएंगे। बहनों और भाइयों, बैंक में जनधन का खाता खुलवाइए, 100 दिन के अंदर हर खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। नौजवान, अब आप नाउम्मीद मत होइएगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम काम देंगे, महंगाई हम रोक देंगे। हम इस देश के अंदर एक नए किस्म का आत्म लेकर आए हैं। लोगों ने वोट दिया था, लोग भूले थे, यही वो लोग हैं जिन्होंने अहमदाबाद में क्या किया था। ये लोग वो भूले थे जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था यूनाइटेड नेशन जाने से पहले कि अहमदाबाद की घटनाओं ने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी है। उसी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से कहा था मैं दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगा। लेकिन आज जिस तरह के कारनामे सरकार के हैं, महंगाई ये रोक नहीं सके, बेकारी ये रोक नहीं सके, 2 करोड़ लोगों को काम देना हर साल छोड़िए, हर साल 1 करोड़ लोग बेरोजगार होते चले गए। देश के अंदर बड़े बड़े कारखाने, अरे भाई जरा चुप हो जाओ, चांदनी चौक को बनाइए। देश के बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, मारुति का कारखाना बंद हो गया, विदेशी कंपनी के कारखाने मर्सिडीज खुला था बंद हो गया, दूसरे और कार के कारखाने बंद हो गए। 10 लाख लोग सिर्फ जो कार के कारखानों में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। देश में कारों की बिक्री 32% पिछले 2 साल में घट गई। क्यों घट गई? लोगों की जेब में पैसे नहीं है। नोटबंदी ने तबाह कर दिया। ये शाहीन बाग से लेकर के और लाजपत नगर तक की दुकानें खोल करके लोग बैठे हैं। कोई लोग नहीं आ रहे हैं दुकानों पर खरीदार। 50 लाख का माल दुकान में रखा है, 8% 9% की बैंक की ब्याज दे रहे हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं है दुकानों में। ये हालात किसने पैदा किए? ये हालात पैदा किए नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार। ये हालात किसने पैदा किए बताइए? दिन और रात राष्ट्रवाद, हर बात में आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जगह जगह गली गली राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अरे ये काम रोक करके देश की तरक्की का रास्ता खोलते, लेकिन देश को तनज्जुली के
बस न करे, इसलिए ये एनआरसी और ये सिटीजन एक्ट ला करके लोगों को बांटने का काम कर दिया। बोलो कम और तौलो कम, ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। इसी काम को लेकर के उन्होंने चलाया। जब देखा अयोध्या का सवाल सुप्रीम कोर्ट से तय हो गया, अयोध्या के सवाल पर अक्सरियत और अक़लियत के लोगों में कोई हवा नहीं आई। अक्सरियत के लोगों ने कहा चलो मुल्क में अमन और अमान कायम हो, आइन की बालादस्ती बरकरार रहे, सुप्रीम कोर्ट का जलजला भी बरकरार रहे, चलो मान लो इसको। और हर तरह की रिएक्शन से लोगों ने जब अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी तो खलबली मच गई भारतीय जनता पार्टी में और नागपुर में और दिल्ली की सरकार में और नागपुर में। ये क्या हुआ? पूरी ताकत लगा डाली। इससे पहले कश्मीर का सवाल, कश्मीर का सवाल इस मुल्क के अंदर एक बड़ा नाजुक सवाल रहा। ये कश्मीर का सवाल हमारी धमनियों में फैलने वाले खून का भी उसकी रफ्तार को तेज कर देता रहा है। इन 70 सालों में कश्मीर के सिलसिले में हिंदुस्तान की सरकार की वो तमाम कोशिशें, वो तमाम आईन, वो तमाम कानून, वो तमाम सरकारें जो कुछ करना चाहती थी, जिनसे तवक्को थी लोगों की, वो कर नहीं पाई। कल तक ये बीजेपी के लोग जिस महबूबा मुफ्ती को राष्ट्र विरोधी कहते थे, जिस पीडीपी को कहते थे अलग की पसंद लोगों की ये जमात है, उसी जमात के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई, ये मुल्क पूछना चाहता है। इसका जवाब मोदी को देना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं जिस पार्टी का आदमी हूं आप सब जानते हैं, और हम एक बात खुलकर कहना चाहते हैं कि ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना बौद्धों का है, उतना जैनियों का है, उतना पारसियों का है। हर एक को बराबर का हक इस मुल्क के आईन में है। कोई कहे कि आपको ज्यादा और हमको कम, और हमको ज्यादा और आपको कम है, तो हिंदुस्तान की आईन और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की निगाह में वो झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, बदनीयती के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आईन से नहीं है। इस सरकार को चलाने वाले लोगों की सोच बदनीयत हो जाए, जो कमीनेपन से दर कमीनेपन पर उतर जाए, वो मुल्क की सालमियत को बरकरार नहीं रख सकते। ये बात भी हम कहना चाहते हैं, ये बात भी हम कहना चाहते हैं। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपके बच्चों को कैसे कल तालीम मिलेगी। क्या सारे के सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज, क्या जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रांची की यूनिवर्सिटी, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी, मद्रास की यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियां जो हमारे आपके बाप दादों के टैक्स से बनाई गई है, ये सब इस देश के कारपोरेट घरानों, इस देश विदेशी कंपनियों के हवाले कर दी जाएगी, ये अमेरिका की कंपनियों के हवाले कर दी जाएगी। और जहां जिसके पास जितनी दौलत होगी उसको वैसे ही तालीम मिलेगी। नहीं, हमारे आईन में हर इंसान को, गरीब हो या अमीर, शहरी हो या देही इलाके का हो, चाहे पसमानदा हो, चाहे बड़े पैसे वाला हो, रानी और मेहतरानी के बच्चे को इस देश में बराबर की शिक्षा पाने का अधिकार है। यह हमारा आईन, हमारा कानून देता है। इसमें कोई तफरका मजहब की बुनियाद पर और जात की बुनियाद पर जो लोग करते हैं, वो हमारी कौमी आजादी के वो तमाम जो सोच थी, जो हमारी साझी सहाबत से पैदा जो साझी विरासत है, उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये मुल्क आसानी से नहीं बना, ये मुल्क बहुत पहले बना। ये मुल्क 1857 से लड़ा है, और इस मुल्क के अंदर मजहब की बुनियाद पर कौन बादशाह होगा, कौन राजा होगा, इसको कभी
1972 जब अंग्रेजों ने 1857 के पहले एक के बाद एक देसी रियासतों को छीनना शुरू किया, मुल्क के हवाई अड्डों पर, मुल्क के तमाम बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बरतानिया सरकार ने, तो देश के तमाम लोग उठकर खड़े हुए थे। तब अवध का बादशाह, अवध का बादशाह खड़ा हुआ था। कौन था? लखनऊ का बादशाह। कौन था? वाजिद अली शाह, अंग्रेजों के खिलाफ था। इस देश की आजादी में मैं आप सबको देखकर कह रहा हूं कि सिर्फ आदमियों का ही रोल नहीं है, इस देश के अंदर खवातीनों ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है आजादी की लड़ाई में। और आज आप बड़े तादाद में यहाँ जो बैठे हैं, सिर्फ ये आदमियों का सवाल नहीं है, ये आइन हिंदुस्तान की हर औरत और आदमी को बराबरी का हक देता है। इसलिए आप यहाँ बैठे, क्योंकि इस आइन की हिफाजत नहीं हुई तो इस देश के दौलत का सही मुनसिफाना तकसीम नहीं हो पाएगा। इस मुल्क में जब तक इस मुल्क के किसान, दहका, वो तमाम कारीगर, वो तमाम मेहनत मशक्कत करने वाले, वो दर्जी, वो बुनकर, वो बड़े बड़े ब्लैक स्मिथ, वो तमाम हथौड़ा बनाने वाले, वो कपड़ा बनाने वाले, वो बड़े बड़े कारखानों में काम करने वाले, वो लोग जिन्होंने अपने हाथ से इस देश की दौलत को बढ़ाने का काम किया है, इस दौलत पर, मुल्क की दौलत पर मोदी जी जितना अमीरों का हक है उतना ही गरीबों का हक है, और बराबरी का हक हिंदुस्तान का आइन देता है। लेकिन हमारे इस आइन को आप तोड़ना चाहते हो। हमारी रेल लाइनें जो 80,000 किलोमीटर रेल लाइन है, जो हमारे आपके बाप दादा के टैक्स से बनी है, आज उस रेल लाइन को, उसकी रेलवे को, उसकी मशीन को, उसके इंजन को, उसके डिब्बों को मोदी जी अडानी और अंबानी के हाथ बेचना चाहते हैं, निजी हाथों में बेचना चाहते हैं। काम शुरू हो गया है, रेलवे का निजीकरण शुरू हो गया है। बताइए, इस देश के बड़े सरमाएदार ने कहीं रेल की लाइन बिछाई है? नहीं बिछाई है। करोड़ों करोड़ रुपया लगता है। 500 किलोमीटर लखनऊ से दिल्ली तक की रेल लाइन बिछाने में 13,500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। लेकिन आज उस रेलवे लाइन पर भारत सरकार की रेलवे की गाड़ी नहीं दौड़ रही है। मोदी जी ने तेजस करके एक निजी सरमाएदार को लखनऊ से दिल्ली 1600 रुपए टिकट करके दौड़ाने की इजाजत दे दी है। ये बेचना चाहते हैं। ये आज BHEL बेचेंगे, ये रेलवे बेचेंगे, ये बैंक बेचेंगे निजी हाथों में, अमेरिका के हाथों में, और कल को ये कहेंगे दौलत की कमी है मुल्क में, इसलिए हम ताजमहल भी बेचेंगे। ये हिंदुस्तान की रवायतों को बेचना चाहते हैं। ताजमहल सिर्फ दुनिया के 7 अजूबों की तरह नहीं है। ताजमहल शाहजहां की आंख से मोहब्बत में टपका हुआ आंसू इस मुल्क में ताजमहल है। ये है ताजमहल। आप क्या जानो इसको? आप तो उसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हो। आप लाल किले से भाषण करते हो आजादी, आप 15 अगस्त को, लेकिन आप तो उसी लाल किले को, जिससे पहले भी 68 प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को मुल्क के नाम अपनी बात कहते रहे हैं, आपने 2 साल पहले उस ताजमहल को एक बड़े सरमाएदार के हाथ में बेच दिया है। लाल किले को, उस लाल किले को, ताजमहल को नहीं, लाल किले को। आज उसकी हिफाजत की जरूरत है, उसको बचाने की जरूरत है, अपनी तारीख को बचाने की जरूरत है, अपनी आजादी की लड़ाई की सोच को बचाने की। मैं आप पूछ सकते हैं कि अतुल कुमार अंजान ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हमको तो सीधे सीधे NRC पर बोलना चाहिए, हमको तो सिटीजन कानून पर बोलना चाहिए, हमको अरे ये अगर आप नहीं समझोगे, सियासत को नहीं समझोगे, तो सियासी दांव पेच को भी नहीं समझोगे। इससे सियासत समझना जरूरी है। लोग कहते हैं सियासत क्यों? भाई आपके वोट से MLA बनता है, MLA आप सरकार बनाती है, किसी पार्टी को आप वोट देते हैं,
उसके एमएलए, उसके एमपी सरकार बनाते हैं। सरकार तय करती है कि फीस कितनी होगी, सरकार तय करती है कि दवाई का दाम कितना होगा, सरकार तय करती है कि सड़कें बनेंगी कि नहीं बनेंगी, सरकार तय करती है कि टैक्स कितना होगा, सरकार बताती है कि हॉस्टल की फीस कितनी होगी, सरकार तय करती है कि जामिया मिलिया के हॉस्टल के अंदर जो लड़के और लड़की रहते हैं उनके खाने की फीस कितनी होगी, कितना दाम होगा, एक वक्त के खाने का थाली का दाम क्या होगा, एक वक्त की रोटी का दाम क्या होगा, और एक वक्त की रोटी का दाम सियासत तय करती है, आपका वोट तय करता है। इसलिए मुल्क की हर चीज को जानने का आपको हक होना चाहिए, और अगर आप नहीं हक करोगे समझोगे तो इससे कुछ रहे। ये मुल्क बड़े अजीब रास्ते में आ रहा है। टेलीविजन देखिए तो एक ही आदमी का बदनुमा मनहूस चेहरा दिखाई देता है, कोई और बात नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके उत्पादन का दाम नहीं मिल रहा, उसके गेहूं गंदुम का दाम नहीं मिल रहा, उधर उसका गेहूं 14 रुपए किलो बिक रहा है, और वही गेहूं जब आटे में तब्दील हो जा रहा है तो 35, 38 और 40 रुपए किलो बिक रहा है। ये 35 रुपए और 14 रुपए के बीच का फर्क अगर आप नहीं समझेंगे तो सियासत नहीं समझ पाएंगे। ये 14 और 35 रुपए के बारे में आपको सोचना है कि ये पैसा जो 21 रुपए है ये कौन खा जाता है? ये 21 रुपए मोदी जी के दोस्त खा जाते हैं। वही महंगाई बढ़ती है, वही रास्ता हमको आपको समझने की जरूरत है। इसलिए आज सिर्फ एनआरसी ही नहीं बदलनी है, हमें सिटीजन एक्ट ही नहीं बदलना है, हम इस देश के अंदर जो निजाम की तरबियत है उसको भी बदलने की बात सोचें। ये कौन लोग थे? आप गए थे बड़े अच्छे लोगों की तलाश में, यहाँ तो रहजन मिल गए आप, जो आइन को भी मार रहे हैं और आपको भी मार रहे हैं। सवाल मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी, आपकी सरकार और आपकी पुलिस जिस वहशियाने तौर तरीके से चल रही है और जिस तरीके से आप आइन को देख करके काम कर रहे हो, उसे तोड़ना चाहते हो, क्या ये रास्ता नहीं खोलता कि हमारे कपड़े उतार कर देख करके आप फैसला करेंगे कि आप किधर जाना चाहते हैं? मैं दूर की बात कह रहा हूं, इसकी इजाजत हमको और आपको मिल करके नहीं देनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सबको सलाम पेश करने आया हूं कि इस कड़कती हुई ठंडे में अगर हिंदुस्तान के आपके बेटे फौज में -35 डिग्री के ऊपर कारगिल के उस पार हिंदुस्तान की सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं, तो हमारी माँ बहनें और नौजवान इस कड़कती हुई ठंडक में दिल्ली में यहाँ बैठकर अपने आइन की हिफाजत करने के लिए इकट्ठा हुए। अगर आइन नहीं बचेगा तो कारगिल के उस पार हमारे जवान हमारी मुल्क की सीमाएं भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आइन बचाना पहले जरूरी है, इसलिए आइन भी बचाएंगे, सीमाएं भी बचाएंगे, और ये कहकर बदनाम करने की कोशिश मत करना कि हर इस्लाम का मानने वाला वतन परस्त नहीं होता है। तुम्हारी इस जवान को मरोने का काम अतुल कुमार अंजान जैसे लाखों लोग इस मुल्क में सड़कों पर उतर करके इस बात की कोशिश करेंगे कि सच को सामने लाया जाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इसीलिए ये बात है, इंसानियत रहेगी तो रब भी रहेंगे। रब को याद करने के लिए इंसानियत जरूरी है और इंसानियत के लिए इंसान जरूरी है। किसी जगह किसी समय मेहदी हसन की बड़ी पुरानी गजल है जिसको बाद में दूसरों ने भी गाया है, गुलाम अली ने भी गाया है, जिसमें लिखा है, एक जगह है, एक शेर है कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से और हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। इसलिए आज के दौर में अपनी एकता और इज़्ज़त को बना करके इस मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने की